नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग बेसिक विद्युत का आर्क वेल्डिंग में उपयोग और इससे संबंधित टर्म्स तथा परिभाषाएं पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम इस प्रसंग के निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगली हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली जो है वो कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी आप स्लाइड के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन सी बिजली होती है, और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में भी आप विस्तार से समझेंगे। फिर अगली स्लाइड होगी हमारी करंट। करंट किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम पूरी तरह चर्चा करेंगे। उसके बाद स्लाइड होगी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कैसा होता है, इसको हम विस्तार से जानेंगे, फिगर के माध्यम से जानेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट करंट, नेक्स्ट बिंदु रहेगा डायरेक्ट करंट, तो इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट आएगा वोल्टेज। वोल्टेज का पूरी जानकारी आपको जरूरी है वेल्डिंग के क्षेत्र में, तो ये वोल्टेज के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। फिर रेजिस्टेंस के बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। फिर अगली स्लाइड होगी ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। जी आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ भी स्लाइड के माध्यम से पूरी अच्छे से इसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे। नेक्स्ट होगा कंडक्टर। कंडक्टर कौन से पदार्थ होते हैं, किसको कहते हैं, तो यहाँ ये आप इस हेडिंग में जानेंगे। और इंसुलेटर, नेक्स्ट हेडिंग होगी इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर कौन से पदार्थ होते हैं, कैसे पहचान करेंगे आप, किस तरह से जानेंगे कि इंसुलेटर पदार्थ है ये, या कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो आप इनकी विस्तार से यहाँ आप जानेंगे। अगला पॉइंट होगा ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज है उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। आर्क वोल्टेज, आर्क वोल्टेज क्या है, ये जो आर्क वेल्डिंग में जो मशीन यूज होती है उसका एक फीचर होता है, आपने देखा होगा एक नॉब पे लिखा होता है आर्क वोल्टेज, तो उसका क्या पर्पज है, क्या होता है, क्यों होता है, तो आप इस पर भी विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कहते किसको हैं, इसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे। अगला हेडिंग होगी सीरीज सर्किट। जो सीरीज सर्किट है वो सर्किट कैसी होती है ना, इसके बारे में आप विस्तार से समझेंगे। और पैरेलल सर्किट, इसको भी हम यहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। आखिरी में होगा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में बिजली का जो उपयोग होता है, तो कौन कौन सी वेल्डिंग है उनमें बिजली का उपयोग होता है, इसके बारे में आप विस्तार से समझेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली। आपने देखा होगा आपके घरों में पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं, उजाला होता है, वो इसी इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है, बिजली से ही होता है। तो इसकी परिभाषा के तौर पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अर्थात इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ इसके प्रभाव के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। जो बिजली है आपकी, वो आवेशों के जो भौतिक घटनाओं के समुच्चय को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसे आप अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, इसको किस कलर की होती है, कैसी होती है, ये आप नहीं देख सकते इसको। इसके सिर्फ प्रभाव के माध्यम से आप इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में फैन चल रहा है, अगर पंखा चल रहा है तो आपको पता होगा कि आपके घर में बिजली आ रही है, ठीक है। एसी चल रहा है तो आप समझ जाते हैं कि बिजली आ रही है।
तो ये आप महसूस कर रहे हैं, पंखे के प्रभाव से महसूस कर रहे हैं, तो पंखा चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप महसूस किया जा सकता है। जैसे पंखे का चलना, बल्ब का जलना, बिजली, ताप ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा पानी को ऊंचाई पर एकत्र करके तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से इंजन व टरबाइनें चलते हैं और जनरेटरों को चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। यानी बिजली जो बनती है वो ताप ऊर्जा से, न्यूक्लियर ऊर्जा से और जो पानी के बड़े बड़े डैम होते हैं उनसे बनाई जाती है। अब आती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली कितने प्रकार की होती है। बिजली आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली। जी आपने देखा होगा, इसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, इसे रगड़ द्वारा उत्पन्न हुई या घर्षण बिजली, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ये बिजली गतिहीन होती है, यानी इसमें कोई गति नहीं होती। ये जो बिजली है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। हम कहें कि इसको यहां से वहां ले जाएं तो नहीं जाएगी। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कुछ नहीं किया होता। नेक्स्ट है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी गतिशील बिजली। गतिशील बिजली आपने देखा होगा, आपके यहाँ फंक्शनों में जनरेटर चलते हैं या बिजली घरों से बिजली आती है, ठीक है, वो तार के माध्यम से आपके घर तक आती है, तो ये गतिशील बिजली होती है। इसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, इस प्रकार की बिजली को जनरेटर या रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार की बिजली को तारों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इसी बिजली का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। तो हम इस बिजली, जो बिजली है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको जनरेटरों से और रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा तो इस तरह से पैदा की जाती है। ये यहाँ फिगर के माध्यम से हम देखें, ये हमारा कोई पावर हाउस है जहां पर बिजली जनरेट हो रही है, यानी बिजली बनाई जा रही है। उसके बाद यहाँ से बनी हुई बिजली को तारों के पोल के, ये आप पोल देख रहे हैं, इसके माध्यम से ये आगे की तरफ यहाँ से बन करके तारों के माध्यम से फिर सब स्टेशन तक जाती है, और सब स्टेशन से जाने के बाद में ये हमारे घरों में, कारखानों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो गतिशील बिजली है इसी का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और जो स्थिर बिजली है उसका हमारे दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। तो बिजली हमारी दो प्रकार की होती है, लेकिन जो हमारे यूज में आती है वो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परपथ में इलेक्ट्रॉन के लगातार बहने को ही इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसकी इकाई एम्पियर होती है। तो विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, एम्पियर में। इतने एम्पियर का करंट चल रहा है, ठीक है, ये फिगर के माध्यम से आप यहां देख सकते हैं। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। ये कौन सी धारा है आप इसमें जानेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, इसमें करंट अधिक बिजली दबाव से, ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट अधिक बिजली दबाव से कम बिजली दबाव की ओर प्रवाहित होता है तथा अपनी दिशा व परिमाण लगातार बदलता रहता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परपथ में अपनी दिशा व परिमाण दोनों बदलती रहती हैं, यानी अपनी दिशा और परिमाण दोनों ही बदलते रहते हैं। इसके धन तथा ऋण ध्रुव बदलते रहते हैं। ये एक सेकंड में कई बार धन से ऋण व ऋण से धन बनते हैं, इसलिए इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है।
तो जो आपके घरों में जो यूज होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे, और उसकी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज तक होती है। तो ये आपने अच्छे से आप समझे होंगे। नेक्स्ट करंट होता है हमारा डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, विशिष्ट धारा इसको हिंदी में कहते हैं। डायरेक्ट करंट वह बिजली होती है जो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर लगातार बहती है, पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर ही होता है। इसमें ध्रुवों की अदला बदली नहीं होती। तो जो डीसी करंट है उसमें दो पोल होते हैं, एक पोल नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपने जनरेटर की इन्वर्टर की बैटरियां देखी होंगी, उस बैटरी में एक तरफ प्लस का निशान होता है और एक तरफ माइनस का निशान होता है, यानी वो बैटरियां दो पोल हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो जो डीसी करंट है वो हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ बहता है, बट इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर ही रहता है। इन दो फिगरों के माध्यम से हम दोनों का अंतर समझेंगे। जैसे ये अल्टरनेटिंग करंट का फिगर है और ये डीसी करंट का फिगर है। तो ये अल्टरनेटिंग वाले में हमने देखा कि दोनों पोलों की अदला बदली तथा परमाणु बदलते रहते हैं। ये पोल पहले यहां से इधर गया, फिर अपना परमाणु चेंज किया, अदला बदली हो गई, फिर इधर गया, यानी कि ये एक सेकंड में कई बार होता है। आप इसको आंखों से देख नहीं सकते हैं बस, ठीक है। तो ये इसमें पोल दोनों अदला बदली हो रही है, अपना परमाणु भी बदल रहा है और पोलों के अदला बदली बदल रहा है। एक बार ऋण हुआ, फिर ऋण का धन हुआ, फिर धन का ऋण हुआ, इस तरह से दोनों पोल आपस में बदल रहे हैं। डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट का पोल ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है लगातार, ठीक है। इसमें ये नहीं कि पहले पॉजिटिव पोल था फिर वो नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। डीसी में ऐसा नहीं होता। तो अब दोनों का अंतर आप विस्तार से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वोल्टेज, ये आपने वोल्टेज शब्द सुना होगा। वोल्टेज एक विद्युत बल होता है जब दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल अंतर होता है, तो वोल्टेज एक बल लगाता है जिसके कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करता है, जिसके कारण परपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा वोल्टेज के, आप अपने घरों में होते हैं कि आज वोल्टेज कम आ रहे हैं, ठीक है, इतने वोल्ट का करंट आ रहा है, आपका एसी नहीं उठ रहा है, आप कहते हो वोल्टेज 100 से कम आ रहे हैं, तो वही वोल्टेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस, नेक्स्ट है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम इस तरह से समझ सकते हैं, बिजली सुचालकों में से गुजरती है। ये आप सबको पता है कि बिजली सुचालकों में से गुजरती है, तो वे अपने गुणों के अनुसार इसके पथ में कुछ ना कुछ कठिनाई पैदा करते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस चालक की लंबाई तथा क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है। इस पर चालक की धातु की प्रकृति का भी प्रभाव होता है। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे ओम में मापा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं और इसे ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट, ओम्स लॉ, जी आपने पहले भी पढ़ा होगा ओम्स लॉ, इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये ओम का नियम इसके क्यों कहते हैं, जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम ओम्स लॉ यानी ओम का नियम पड़ा था। तो ये ओम का नियम क्या है, यदि भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हों, तब किसी विद्युत परपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज
उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, यानी V यहाँ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है, I करंट को प्रदर्शित करता है और R रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, अगर एक फॉर्मूला है ये वोल्टेज यानी V बराबर आई आर, अगर यहां से हमको वोल्टेज निकालना हो, क्योंकि कितने वोल्ट का करंट है इसको हमें निकालना है वोल्टेज को, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास। ये फॉर्मूला जो है हमारे पास V बराबर आई आर होता है। तो हम यहां से देख सकते हैं R की वैल्यू हमको दी हुई है 8 ओम, जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, और एम्पियर दिया हुआ है वो 5 एम्पियर दिया हुआ है 5। V की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, V बराबर आई आर, यानी R की वैल्यू 8 और I की वैल्यू 5, तो 8 इंटू 5 यानी 40, तो यहाँ V बराबर हो जाएगा 40, तो 40 क्या आएगा, वो वोल्ट आएगा। ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ पर 40 निकल जाएगा इस फिगर के माध्यम से। नेक्स्ट स्लाइड, अगर आपको करंट निकालना है तो हम ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, I बराबर V अपॉन आर। तो यहां हम देखें I बराबर V अपॉन आर, तो V की वैल्यू हमको यहां दी हुई है 10 वोल्ट और R की वैल्यू 5, और यहाँ I की वैल्यू यानी करंट हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, V अपॉन आर यानी 10/5, तो I की वैल्यू हो जाएगी 2, तो एम्पियर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस यहाँ आते हैं इस चैप्टर से। और अगली स्लाइड है हमारी रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, R बराबर V अपॉन आई। अब यहां से हम वैल्यू देखें, R हमको फाइंड करना है, I की वैल्यू 4 एम्पियर है और V की वैल्यू 12 है, तो 12/I यानी 12/4, तो जो 12/4 होगा तो R की वैल्यू निकलेगी, 4 का डिवाइड करेंगे 12 को 4 से तो 3, तो यहां से रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। इस तरह से R V बराबर आई आर के फॉर्मूले से हम तीनों जो वैल्यू है हमारी वो फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ओम्स के नियम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आता है कंडक्टर यानी चालक। ये चालक किसे कहते हैं, आपने इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी इत्यादि। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है, यानी जिसमें करंट जाता हो, वो उनको हम चालक कहते हैं। जैसे तांबे में भी जाएगा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, आयरन, इनमें मतलब जिनमें करंट जा सकता हो वो सभी पदार्थ चालक कहलाते हैं। नेक्स्ट, इंसुलेटर। इंसुलेटर इसको हिंदी में कहते हैं कुचालक। तो ये कौन से पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों से विद्युत धारा नहीं गुजरती है उन्हें इंसुलेटर यानी कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, माइका, रबर, प्लास्टिक आदि। कहने का मतलब हुआ जिन पदार्थों में करंट नहीं गुजरता, जैसे कांच में करंट नहीं आता है, माइका, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़, इनमें करंट नहीं आता है। आपने पोलों में एक, जहां पोल पहले ओपन होते थे और उसमें तार जब लगते थे, इंसुलेटर लगते थे चीनी मिट्टी का, उसमें भी करंट नहीं आता था। तो ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो उनको इंसुलेटर कहते हैं यानी कुचालक कहते हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा नहीं गुजरती, इनको हम कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज, यहां हम देखें, जब किसी विद्युत नेटवर्क के सिरों से
जब किसी विद्युत नेटवर्क के सिरों के बीच कोई लोड जुड़ा नहीं होता तो उस स्थिति में उसके सिरों के बीच वोल्टता को ओपन सर्किट वोल्टेज यानी ओसीबी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब विद्युत सर्किट जो नेटवर्क है उसमें के बीच में कोई भी लोड जुड़ा नहीं है, यानी कोई आपका मशीन या कोई चीज चल नहीं रही है लेकिन वहां तक करंट पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ओसीबी यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। जहां आप यहां से फिगर के माध्यम से आप देखें तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, यहां से ये प्लस यहां से माइनस, दोनों करंट सप्लाई है लेकिन यहां पर कोई भी लोड जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, यहां से मतलब कोई भी मशीन इस करंट से नहीं चल रही है तो इस पर लोड नहीं पड़ रहा है, तो वो होता है ओसीबी यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। नेक्स्ट, आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज क्या होता है? आपने अपने वेल्डिंग मशीनों में देखा होगा, उसमें एक नॉब होती है और उस नॉब पर लिखा होता है आर्क वोल्टेज। वेल्डिंग मशीन को ऑन करने के बाद इलेक्ट्रोड तथा मूल धातु के बीच आर्क उत्पन्न होती है। कहने का मतलब हुआ, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड के टिप के नीचे और जिस धातु को हम वेल्ड कर रहे हैं उस धातु के बीच में एक आर्क जनरेट होती है। उसी समय परपथ में वोल्ट मीटर पर दर्शाई गई वोल्टेज को आर्क वोल्टेज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, जब मशीन चल रही है, आपकी मशीन वेल्डिंग कर रही है, तो वेल्डिंग करते वक्त वोल्ट मीटर पर जो वैल्यू दिख रही है वो होती है हमारी आर्क वोल्टेज, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्क वोल्टेज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत सर्किट। विद्युत सर्किट क्या है, इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। बिजली एक स्थान से उत्पन्न होकर चालक द्वारा भिन्न भिन्न यंत्रों में से गुजरती हुई दूसरी तार द्वारा वापस अपने उत्पन्न होने वाले स्थान पर पहुंचती है। इस पूरे परपथ को ही इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत सर्किट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी विद्युत धारा जो है वो चालक से होकर के जा रही है एक तार से और दूसरे तार से वापस अपने ठिकाने तक आ रही है, तो ये पूरा जो सर्किट होता है इसी को हम विद्युत सर्किट कहते हैं। तो विद्युत सर्किट दो प्रकार के होते हैं, जान लेते हैं कौन कौन से। एक होता है सीरीज सर्किट, नंबर एक सीरीज सर्किट, और नंबर दो होता है पैरेलल सर्किट। तो यहां हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं। जब कोई रेजिस्टेंस इस प्रकार जोड़े जाएं कि करंट सब रेजिस्टेंस में से गुजरे तो उसे सीरीज सर्किट कहते हैं। जैसे यहां से ये कोई हमारा पावर सोर्स है और यहां से ये पॉजिटिव पोल जा रहा है और यहां से एक नेगेटिव पोल जा रहा है, उसके बाद में एक सीरीज यहां जोड़ दिया, ठीक है, एक जो है सर्किट यहां जोड़ दिया, उसके बाद दूसरा सर्किट यहां जोड़ दिया और ये सर्किट तीसरा यहां जोड़ दिया और फिर ये अपना दूसरे नेगेटिव पोल में चला गया। यानी ये जो तीनों सर्किट यहां जुड़े हुए हैं सीरीज में, ये तीनों ये जुड़े हुए हैं R1 R2 R3, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं सीरीज सर्किट, ठीक है। तो इस जब कोई रेजिस्टेंस इस प्रकार जोड़े जाए कि सब रेजिस्टेंस में से गुजरे हुए हैं तो उसे सीरीज रेजिस्टर कहते हैं। तो ये जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, R1 तो इसके साथ R2 फिर R3, ये एक सीरीज सर्किट हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट है पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट कौन सा होता है? समानांतर सर्किट इसे हिंदी में कहते हैं। ये किस तरह का होता है? यहां फिगर के माध्यम से आप देख लें पहले, पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल दोनों इधर चल रहे हैं और ये पॉजिटिव पोल वाला वायर जा रहा है। अब इसको इस तरह से बोल सकते हैं, जब सर्किट में सारे रेजिस्टेंस इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि सबको समान वोल्टेज मिले, इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस में से प्रवाहित हो रहे करंट की मात्रा अलग अलग हो सकती है। हमारे घरों में पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि इसी क्रम में जोड़े जाते हैं। कहने का मतलब हुआ,
जो पैरेलल सर्किट में, जैसे आपके घरों में पंखा, एसी जो वायरिंग हो रही है हमारे घरों में, वो उसके कनेक्शन पैरेलल सर्किट में ही सारी चीजें जोड़ी जाती हैं। ये होता है पैरेलल सर्किट। तो नेक्स्ट है यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेल्डिंग। वेल्डिंग का, इस बिजली का वेल्डिंग में कौन कौन सा उपयोग है, कौन कौन सी वेल्डिंग में हम इसका उपयोग करते हैं। तो वैसे तो मोस्टली ज़्यादातर वेल्डिंग बिजली से होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट वेल्डिंग के नाम्स हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आती है MMAW वेल्डिंग। MMAW होता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग वेल्डिंग, जो आपने मार्केट में देखी होगी, तो वो होती है MMAW वेल्डिंग। इसे हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इसमें ये भी बिजली से होती है, इसमें बिजली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये ऑटोमोबाइल की जो फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वहां पर होती हैं ज़्यादातर। तो एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। तीसरे तरह की वेल्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, इसमें भी हम बिजली का प्रयोग करते हैं, तो ये उद्योगों में यूज की जाती हैं। चौथी तरह की वेल्डिंग होती है मिग वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, इसको मिग वेल्डिंग कहते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म में बात करें तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें भी बिजली का यूज होता है और ये बिजली के द्वारा ही हो जाती है, तो इसमें बिजली का यूज करते हैं। पांचवी तरह की वेल्डिंग है TIG, यानी ठिग वेल्डिंग। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसको हम कहते हैं। तो इसमें भी बिजली का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिजली से ही होती है। छठवीं तरह की वेल्डिंग है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इसे हम शॉर्ट में SAW भी कहते हैं। तो ये भी वेल्डिंग हमारी बिजली से ही होती है, क्योंकि बिना बिजली के ये वेल्डिंग नहीं होती। सातवीं तरह की वेल्डिंग है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो ये भी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ये सबमर्ज्ड का ही दूसरा रूप है, उससे मिलती जुलती है। तो इसमें भी हम बिजली का ही प्रयोग करते हैं, ये बिना बिजली के भी नहीं होती, तो इसमें भी हम बिजली का यूज किया जाता है। आठवीं है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और कटिंग, यानी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क कटिंग, ये दोनों हैं, वेल्डिंग भी कटिंग भी। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी बिजली से होगी और प्लाज्मा आर्क कटिंग भी बिजली से होती। यानी इसके अलावा और भी वेल्डिंग हैं जिनमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली का वेल्डिंग के क्षेत्र में बहुत महत्व है, तो बिना बिजली से कोई भी वेल्डिंग ज्यादातर संभव नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आज के जो प्रशिक्षण में हम लोगों ने आपको समझाया है, आज के प्रसंग में हमने बेसिक विद्युत के बारे में जाना है, आपने एक बेसिक बिजली के बारे में जाना है, बिजली कैसी होती है, कितने तरह की होती है, ठीक है। और बिजली के प्रकार के बारे में भी आपने जाना है, कितने प्रकार की होती है। अगला अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है, आपने इसके बारे में विस्तार से समझा है। डायरेक्ट करंट कैसा होता है, इसको फिगर के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया है। और वोल्टेज किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों के जाना है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों ने जाना है। बिजली का प्रयोग किस किस वेल्डिंग में किया जाता है, इसके बारे में भी हमने आखिरी में बात की है। कुछ वेल्डिंग के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए हैं जो बिजली से होती हैं। तो नेक्स्ट, इस पूरे पाठ्यचर्या में जो हमने मटेरियल यूज किया है वो कुछ यहाँ से लिया है, और आप भी अपनी अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, www.bharatskills.gov.in पर जाकर के भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। विकिपीडिया का भी आप सहारा ले सकते हैं, वहाँ से भी आप कुछ मटेरियल इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्रीतम ठाकुर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की बुक आती है, जो रॉयल प्रकाशन की बुक है, मैंने इसका भी यूज किया है और आप भी इसका यूज कर सकते हैं। निम्मी प्रकाशन चेन्नई की एक वेल्डिंग थ्योरी की बुक आती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और इन चारों माध्यमों से आप अधिक जानकारी के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। आज मैंने बेसिक विद्युत
आर्क वेल्डिंग में उपयोग एवं इससे संबंधित टर्म्स एवं परिभाषाएं पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।